गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली न्यूज़ एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन। सो आज 10 फरवरी एंड डे इज़ थर्सडे। कवर करेंगे हम डेली इकोनॉमिक टाइम्स को। बाकी इसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर की, तो इसका लिंक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक एक्चुअली नीचे दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो वो चीज़ें यहाँ पर। बाकी इसके अलावा जो हमारे नोट्स होते हैं उसकी भी पीडीएफ आपको सेम वहीं पे मिल जाती है। बाकी इसके अलावा एक और हम ग्लॉसरी कवर करते हैं और वो हम कवर कर लेते हैं अभी। और अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो मैंने एक सर्विस इसमें चालू कर रखी है, जिसके थ्रू आप एक अपस्टॉक्स एप्लीकेशन है जिसके बारे में आप सभी को पता ही होगा, तो उसके थ्रू आप अपना ओपन करा सकते हैं डीमैट अकाउंट। और उसके ऊपर आपको 1000 रुपीज़ की फ्री ब्रोकरेज मिलती है अगर आप वहाँ से ओपन कराते हैं, तो वो चीज़ है इसके अंदर। अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करते हैं, प्रोसीजर आपको बिल्कुल सेम मिलेगा, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट टाइप्स। और आपको मतलब सर्विस जो मिलेगी वो आपको इस तरीके की मिलेगी। खैर आगे चलते हैं अब अपनी टर्म्स के ऊपर। तो पहला है आपका कॉलेबल बॉन्ड। तो कॉलेबल बॉन्ड का बेसिकली मीनिंग होता है कि वो बॉन्ड्स जिसके अंदर आपका जो इशूअर होता है, जैसे कोई गवर्नमेंट है या फिर कोई भी बॉडी है, तो वो आपका मतलब नॉर्मल बॉन्ड में क्या होता है कि आपका कोई एक डेट होती है जिसके अंदर आप उसको वापस विड्रॉ कराते हैं, वो पहले से ही मेंशन्ड होती है। बट कॉलेबल बॉन्ड के अंदर एक ऐसा फीचर होता है जिसके हेल्प से क्या होता है कि आपका जो इशूअर है वो बीच में भी आपका उसको विड्रॉ करा सकता है, तो वो चीज़ इसके अंदर एक प्रोविज़न होता है। बाकी इसके अलावा इसमें रीजंस ये रहते हैं कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट में कई बार डिफरेंस मिल रहा होता है। ये मैंने आपको कॉल रिस्क के अंदर भी बताया था। फॉर एग्जांपल जब पहले गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इशू किए, तब उस टाइम ऐसा मार्केट के अंदर कंडीशंस चल रहे थे कि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट इतना अच्छा नहीं मिल सकता था। तो वहाँ पर क्या कर सकती थी गवर्नमेंट उसको विड्रॉ करा सकती है बाद में, जब उसको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा हो या फिर उसको कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा हो। एक्चुअली वो ज़्यादा बेटर इसके अंदर टर्म्स रहेंगी। तो अगर ऐसा हो रहा हो कि उसको इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ रहा हो, तब वो वहाँ पर अपना विड्रॉ कर सकती है और वो वहाँ पर बेटर उसके अंदर टर्म्स के अंदर इशू कर सकती है और इंटरेस्ट की लायबिलिटी को बचा सकती है। तो वो चीज़ है यहाँ पर। आगे चलेंगे कैपिटल वेटेड इंडेक्स। तो कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स को हम कल कवर करेंगे, क्योंकि इसमें जो एक्सप्लेनेशन इस टर्म के अंदर दी हुई है जो नीचे आपको दिखेगी, तो ये हम कल कवर करेंगे। तो पहली इसके बाद टर्म आती है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर देखेंगे तो इसके अंदर आपका वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आते हैं आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के पूरे अकाउंट के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है कि आपके असेट्स या लायबिलिटी पे फ़र्क पड़ रहा होता है। इसका बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल है, जिसके अंदर क्या है कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप किसी से कहीं से सैलरी आती है आपको बाहर से, तो वो आपका एक फॉरेन ट्रांजैक्शन नहीं होगा। उसके अंदर क्या हुआ कि आपका एक बार सैलरी आई बट आपके किसी असेट या लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो आपका करंट अकाउंट के अंदर जाएगा, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में दूसरा अकाउंट होता है। तो वो चीज़ें यहाँ पर। अब उसके अलावा जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें फॉर एग्जांपल आपने किसी कंट्री से या किसी से कोई लोन लिया है, तो वो आपका इस अकाउंट के अंदर जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर, क्योंकि वहाँ पर आपका लायबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी इसकी वजह से। तो वो चीज़ हुई यहाँ पर। अब इसमें इसके अलावा कैपिटल मार्केट जो आज की तीसरी टर्म है वो बहुत ही बेसिक है। इसका बेसिक मीनिंग है कि आपका तो कैपिटल मार्केट्स एक दूसरी एक टर्म आप कह सकते हैं इसके लिए सिक्योरिटीज़ मार्केट। ये बहुत ही बेसिक है कि एक ऐसी मार्केट जहाँ पे आप कुछ तो सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल कर सकते हैं। सिक्योरिटीज़ के अंदर मतलब सिक्योरिटीज़ बहुत ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर आपके शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और बहुत सारी और भी चीज़ें आ जाएंगी। तो उन सभी के मार्केट्स को आपका कैपिटल मार्केट एक होलसम तरीके से कह सकते हैं। तो वो चीज़ हुई यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, नोट से कवर करेंगे आज के मेन आर्टिकल्स को। तो पहला आपका है इंडियाज़ डेटा बिल वरिंग सेज मेटा इन SEC फाइलिंग। तो SEC एक पहली टर्म है पूरे हेडलाइन के अंदर, जो हो सकता है आपने ना सुनी हो। तो SEC का बेसिक मीनिंग होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन। इसका मीनिंग हुआ कि ये जैसे सेबी है इंडिया के अंदर, उसी तरीके से SEC वर्क करता है US के अंदर। तो ये वहाँ का कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, अगर आपको ऐसे ऑफिशियल टर्म्स के अंदर सुनना है तो वो चीज़ हुई यहाँ पर। अब इसके अंदर मेटा क्या है, तो मेटा आप सभी को पता है कि फेसबुक का नाम चेंज करके मेटा हो गया है, तो वो चीज़ है इसके अंदर। अब उनका क्या है कि उनको अपने मेटावर्स के कुछ तो प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च करना है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उनको जो हमारा नया डेटा बिल आने वाला है, नया डेटा बिल का मतलब जो हमारा नया डेटा प्राइवेसी बिल आ रहा है, तो उसके अंदर उनके कुछ ऐसे ऑब्लिगेशंस हो जाएंगे कि वो अपने कुछ सर्विसेज को अवेल नहीं करा पाएंगे इंडिया के अंदर।
तो वो चीज़ हुई यहाँ पर। अब उसके लिए उन्होंने SEC में जो फाइलिंग किया उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ बोली है कि हमने जो इंडिया का नया लॉ आ रहा है इसके अंदर हम ये काम ही नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ यहाँ पर पूरी एज अ न्यूज़ यहाँ पर है। अब इसके अंदर एक पॉइंट है कंसर्न्स ओवर वायबिलिटी। तो ये एक ही बात है कि आपका काम नहीं कर पाएंगे, इसको ही इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे तो वायबिलिटी एक वर्ड यूज़ हो सकता है यहाँ पर। अब थर्ड आपका जो एक पॉइंट है वो ये है, इट मे अफेक्ट एड सर्विसेज एज वेल। तो क्योंकि यहाँ पर एड सर्विसेज में बहुत ज़्यादा आपका डेटा यूज़ होता है, पर्सनल डेटा जो होता है, जिसके अंदर आपके वॉइस रिकॉर्ड्स का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, जो हम एक्चुअली में इग्नोर कर देते हैं। जैसे अगर आपको खुद एक एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़े टाइम आप अपने फ़ोन को मतलब नॉर्मली बंद करके, पावर ऑफ करके, स्विच ऑफ नहीं बस नॉर्मल बंद करके, अगर आप किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉफ़ी के बारे में बोलते हैं, तो आपको जो आज के टाइम पे कॉफ़ी वगैरह के एड्स चल रहे हैं पॉपुलर, वो आपको अपने फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर दिखने लग जाएंगे। या फिर आप अगर किसी व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो उसके अंदर अगर आप कॉफ़ी वगैरह वर्ड यूज़ कर लेते हैं 2-3 बार, तो भी आपको ये होने लग जाएगा। तो उस वजह से ये चीज़ें काफ़ी कंसर्न की चीज़ें रहती हैं। और क्योंकि आफ्टर ऑल एड सर्विसेज वाली इंडस्ट्री इसी के ऊपर चलती है, तो वो चीज़ यहाँ पर अफेक्ट हो जाएगी। हालांकि एक अच्छी बात हुई यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़राब बात होगी। आगे चलेंगे तो वर्ड्स इसके अंदर एक ही वोकेबलरी का वर्ड दिखता है, जुरिसडिक्शन के अंदर रहता है आपका एरिया इन विच पावर कैन बी यूज्ड और कैन बी यूटिलाइज्ड। तो वो चीज़ है यहाँ पर। अब ये क्या है कि जैसे इंडिया के अंदर ये लॉ आ रहा है, तो जुरिसडिक्शन का क्या मीनिंग हुआ कि ये पूरे लॉ ऑफ द लैंड है, यानी इंडिया के पूरे लैंड के ऊपर, या मतलब जोग्राफिकल बाउंड्रीज पूरे उसके ऊपर चल रहा होगा ये, तो वो आपका जुरिसडिक्शन हो जाएगा पूरे लॉ का। तो वो चीज़ जुरिसडिक्शन होती है कि कहाँ पर ये चीज़ चल सकती है। तो वो आगे हम देखेंगे इसको बाद में, तो अगर मतलब इसके ऊपर कुछ अपडेट आता है तो वो चीज़ है। आगे चलेंगे तो गवर्नमेंट एग्जामिनिंग GST ऑन क्रिप्टो माइनिंग एंड सप्लाई। अब इसके अंदर बेसिकली ये है कि आप सभी को पता है कि GST हर चीज़ की सप्लाई पर लगता है। तो यहाँ पर क्रिप्टो जो आपका सप्लाई होता है वो कैसे सप्लाई होता है, उसकी बेसिकली माइनिंग होती है, वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे होती है अभी। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट सोच रही है कि कितना टैक्स लगाएं, GST लगाएं या ना लगाएं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमने अभी एक टैक्स लगाया था 30% वाला, जिसके ऊपर कैपिटल गेंस टैक्स है, और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम ये भी लगा देंगे तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाएगी, या ऐसा कुछ है। तो वो चीज़ हुई यहाँ पर। अब इसके लिए हुआ क्या कि यहाँ पर गवर्नमेंट मतलब कैसे होती है क्रिप्टो माइनिंग वगैरह वो बताता हूँ। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी US के पर्सन के लिए कोई काम किया, तो उसमें हो सकता है कि वो मेरे को क्रिप्टो के अंदर पेमेंट करना चाहता है, क्योंकि हो सकता है उसके पास कुछ रिजर्व्स पड़े हैं और मैं भी अग्री कर रहा हूँ। तो वहाँ पर अगर वो मुझे पेमेंट करता है तो हो सकता है उसके अंदर जो वेरिफिकेशन है कि उसी पर्सन के पास मेरे से ही पेमेंट जाए, या फिर उल्टा जैसे भी होना है कि उस पर्सन से मेरे ही पास पेमेंट आए, ये वेरिफिकेशन का काम कौन करेगा। तो वेरिफिकेशन का काम करने के लिए कुछ माइनर्स पिक्चर के अंदर आते हैं। माइनर्स को एक सीरीज ऑफ पजल सॉल्व करने होते हैं, जिसको अगर वो सॉल्व करते हैं तो उनको एक राइट मिलता है कि वो किसी ना किसी ट्रांजैक्शन को ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसके अंदर ऑब्वियसली बात है कि ये सब कंप्यूटर बेस्ड होता है, ऐसे कोई हैंडमेड या ऐसे कोई मतलब ऑटोमेटेड चीज़ें होती है, मैनुअल चीज़ें नहीं होती हैं। तो उसके अंदर वो अगर ऐसा वेरीफाई करते हैं तो वेरिफिकेशन के लिए जो उनको फीस मिलती है, या जो सैलरी आप कुछ भी कह सकते हैं मिलती है, तो उनके अंदर वो बिटकॉइन के अंदर मिलती है, जो भी क्रिप्टो करेंसी का प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर मिलती है। तो वो चीज़ हुई यहाँ पर, उसकी वजह से नए बिटकॉइन पिक्चर के अंदर आते हैं। तो ये जो सप्लाई है इसके ऊपर कैसे आपका GST लग सकता है, इसके ऊपर गवर्नमेंट अभी विचार कर रही है, सोच विचार कर रही है। तो वो चीज़ है यहाँ पर। CBIC एक बोर्ड है, CBIC मतलब आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये इसके ऊपर सोच रहा है अभी। तो इसके अंदर लाइकली टू प्रपोज रूल्स आफ्टर 2 to 3 मंथ्स। तो ये है यहाँ पर कि रूल्स, आपके नए रूल्स जो इसके ऊपर हैं वो 2 से 3 महीने के अंदर आ जाएंगे। तो वो चीज़ यहाँ पर। मोर एम्प्लॉयज़ रिटर्न टू ऑफिस, ये आपकी आज की तीसरी न्यूज़ है, बट ये इतनी बहुत ज़्यादा कोई रेलेवेंट नहीं है। इसके अंदर ये लिखा है कि थर्ड वेव आपकी ईज आउट हो चुकी है, तो उसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज, MNCs वगैरह आपके एम्प्लॉयज़ को वापस से बुलाना शुरू कर रही हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आप सभी समझ सकते हैं कि ये इतनी ज़्यादा कोई रेलेवेंट नहीं है। तो वो यहाँ पर। अब आगे चले तो मैनी ऑफिसेज हैव ऑलरेडी कॉल्ड अदर्स प्लानिंग टू डू सो। तो ये भी बहुत बेसिक है कि काफ़ी सारे ऑफिस बुला चुके हैं ऑलरेडी, और काफ़ी सारे ऑफिस ऐसे सोच रहे हैं कि वो भी इसको स्टार्ट करेंगे ऑफलाइन बुलाना, या हाइब्रिड बेसिस पे आपका काम शुरू करेंगे। तो वो चीज़ हुई यहाँ पर। रिवर्ट और स्वेप्ट इसके अंदर 2 वर्ड्स हैं जो हो सकता है आपको वैसे भी पता होंगे, इतनी ज़्यादा कोई नई वोकेबलरी इसके अंदर नहीं है। तो रिवर्ट इसके अंदर है टू गेट बैक टू प्रीवियस स्टेज, यानी पुरानी स्टेज पे वापस हो जाना। अनडू या ऐसा कोई वर्ड भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं।
और रिवर्ट को एक्चुअली रिप्लाई के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है कि आई विल रिवर्ट बैक का मतलब होता है कि मैं वो पर्सन जो है वो रिप्लाई कर देगा बाद में। तो वो चीज़ है यहाँ पर। स्वेप्ट एक वर्ड यूज़ किया, स्वेप्ट का मतलब डिक्रीज्ड। जैसे इसी के अंदर बहुत अच्छा एग्जांपल है कि ओमिक्रॉन के केसेस स्वेप्ट हो गए हैं पूरी कंट्री से, तो वो आपका डिक्रीज के अंदर सेंस के अंदर आ जाएगा। आगे देखेंगे तो SBI डिसबर्सेस 1.12 लाख करोड़ होम लोन्स टिल जैन। तो बेसिकली क्या है कि ये आपके इंडिविजुअल होम बायर्स की बात करें, जो इंडिविजुअल अपना होम खरीदने के लिए लोन लेते हैं, तो उनका अगर आप डिसबर्समेंट देखेंगे यानी कितना लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये भी एक वोकेबलरी का टर्म हो ही गया एक तरीके से। तो वो चीज़ है, तो उसके अंदर क्या है कि इनका 1.12 लाख करोड़ रुपीज़ का आपका सम रहा, बट ऐसे समझने में कुछ पता नहीं चलता। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर 20% इसके अंदर ग्रोथ, इस फैक्टर को देख के आपको क्वांटम समझ में आ सकता है कितना ये चल रहा है एक्चुअली में। तो 20% इसके अंदर ग्रोथ रहा लास्ट ईयर से अगर आप कंपैरिजन करेंगे। बाकी 40% आपका टीयर 1 सिटीज़ में ये डिस्ट्रीब्यूशन था और 60% आपका अदर सिटीज़ के अंदर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन था। टीयर 2 टीयर 3 सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर। बाकी आगे चलेंगे तो वर्ड्स, इसके अंदर 2 वर्ड्स आते हैं मेनली। पहला वर्ड है बेंचमार्क। तो बेंचमार्क को आप एज अ स्टैंडर्ड बोल सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड होता है, इसके ऊपर या इसके नीचे जनरली परफॉर्मेंस की मेजर होती है। नीचे क्या होता है, नीचे जनरली अगर ऐसा कोई बेंचमार्क है कि फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्शन के अंदर डेली बेसिस पे 4 ही चीज़ें डिफेक्टिव निकलनी चाहिए या 4 ही प्रोडक्ट्स ख़राब निकलने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो आपका एक नेगेटिव बेंचमार्क हो जाएगा, यानी 4 से कम होनी चाहिए। तो वो चीज़ हुई। या जनरली बेंचमार्क पॉजिटिव भी होते हैं, और स्टॉक्स के केस में बेंचमार्क हो जाते हैं निफ्टी और सेंसेक्स, जो कि यहाँ पर रेफर कर रहे हैं। तो वो चीज़ हुई इसके अंदर। हिंटरलैंड एक वर्ड यूज़ किया गया। हिंटरलैंड का मीनिंग होता है रिमोट एरियाज ऑफ अ कंट्री। ये काफ़ी अच्छी वोकैबलरी है और इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं। ये काफ़ी नहीं सही बोला, सही आपकी वोकैबलरी है। आगे चलेंगे तो जिंदल पावर अदानी रियलिटी फर्म सबमिट्स EOI फॉर वीडियोकॉन। तो बेसिकली यहाँ पर वीडियोकॉन के बारे में आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ पहले। तो वीडियोकॉन के अंदर क्या है कि वो पहले ही बैंकरप्ट हो चुके हैं, और उसके अंदर आपका क्या है कि जो एनक्लैट में एक बिडिंग हो चुकी है। एनक्लैट मतलब आपका नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, इसके बारे में मैंने आपको कल भी थोड़ा बताया था। तो ये एक ट्रिब्यूनल ऐसा है जिसके अंदर आपकी कंपनी के लिक्विडेशन से रिलेटेड बहुत सारी हियरिंग्स होती हैं। लिक्विडेशन क्या होता है? लिक्विडेशन होता है कि बिजनेस जब ख़त्म हो जाता है कंपनी का, तब उसके टोटल असेट्स को बेचना। जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं जिसको उन्होंने लोन दिया होता है, तो वो उनको बेचना आपका मेन काम होता है लिक्विडेशन के अंदर। तो वो चीज़ जब हुई थी, जब बिडिंग लगी थी लिक्विडेशन के लिए, तब ट्विन स्टार उसके अंदर जीत गया था। ट्विन स्टार मतलब उसको सारे असेट्स मिल जाएंगे अब वीडियोकॉन के। तो ये ऐसा क्लॉज बन चुका था, बट उसके बावजूद भी अब क्या हुआ है, अब आपको समझ में आएगा। जिंदल पावर और आपकी अदानी रियल एस्टेट, ये अदानी रियल्टी मतलब अदानी रियल एस्टेट, ये 2 कंपनीज हैं जिन्होंने EOI मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये एक तरीके से लेटर आप बोल सकते हैं। एक ऐसा लेटर है या इनविटेशन है या ऑफर है जिसमें ये अपना इंटरेस्ट जाहिर करते हैं, यानी कि हम ये करना चाहते हैं, यानी कि हम इसको खरीदना चाहते हैं, ऐसा इन्होंने बोला। तो वो एक ऑफ़र की तरीके से इन्होंने दिया, जिसके ऊपर ऑब्वियसली बात है कि ट्विन स्टार को अच्छा नहीं लगेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि वो ऑलरेडी हियरिंग में जीत चुके हैं, बिडिंग में जीत चुके हैं। तो उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि और कोई भी आके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जाहिर करे। अब यहाँ पर इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट में ये केस अगेन चले जाएगा, और यहाँ पर ट्विन स्टार अपना जो भी बोलना चाहते हैं वो इनके बारे में, तो वो चीज़ वो हियर करेंगे सुप्रीम कोर्ट मंडे को। तो वहाँ तक ये हियरिंग पोस्टपोन हो गई है। अब आगे चले तो इसके अंदर वर्ड्स, एक तो मैंने आपको लिक्विडेशन बता ही दिया है। लिक्विडेशन के अलावा रेजोल्यूशन जो यहाँ पर वर्ड है, उसका बेसिक मीनिंग है डिटरमाइन होना या फिर इंटेंडेड होना। यानी कि अगर कोई भी रेजोल्यूशन करता है, तो वो जैसे आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन, अभी के टाइम पे तो आपको ये बहुत ही सही टर्म मिल गई समझाने के लिए। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन जैसे आपके होते हैं, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल रेजोल्यूट करते हैं कि आपको सुबह 6 बजे उठना है, तो वो आपकी एक डिटर्मिनेशन हो गई, आपका एक इंटेंशन हो गया कि ये चीज़ आपको करनी है। तो वो बहुत ही बेसिक मीनिंग है इसका। बाकी नाइकाज Q3 नेट सिंक्स 59% टू 29 करोड़ रुपीज़। तो नाइकाज Q3 मतलब आपका नाइका की Q3 की बात करें लास्ट ईयर के, तो नाइका ने काफ़ी लेट अपनी रिपोर्टिंग दी है। पहले तो ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि ऐसा है कि उनको कंपेयर किया जा रहा है बड़ी बड़ी कंपनी से। एयरटेल ने भी उनसे पहले रिपोर्ट कर दिया और वो चीज़ें हुई, तो उसकी वजह से बोला जा रहा है कि एक स्टार्टअप के लिए बहुत ही ख़राब बात है कि वो अपनी लेट रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
जबकि उन्होंने बहुत ही रिसेंट अपना IPO लेके आए हैं। तो अपना IPO जब आया है, आपका स्टॉक मार्केट ऐसा चल रहा है, तो उसके लिए आपको अपनी रिजल्ट्स को जल्दी निकालना चाहिए, ऐसा क्रिटिसिज्म उनको झेलना पड़ा। हालांकि उसके बावजूद भी उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ज़्यादा, हमें तो मेन रिजल्ट में क्या है वो फ़र्क पड़ता है। तो उसके अंदर आपका नेट, आपका मतलब है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका सिंक हो गया 59% से, और इन फिगर्स अभी वो हो चुका है 29 करोड़ रुपीज़। तो ये चीज़ है यहाँ पर। बाकी इसके अलावा क्या है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज़ RFO वो 24% ग्रो कर गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मतलब कि पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो आपका एक्चुअली में 24% बढ़ा है। अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करेंगे तो जनवरी से लेकर दिसंबर वाली ईयर का कंपेरिजन ये कर रहे हैं, जिसमें आपका 2020 का जो ईयर है उसको ये कंपेयर कर रहे हैं 2021 से। तो उसके अंदर आपका 36% ग्रोथ आपको RFO के अंदर देखने को मिला। अब RFO कई लोगों को नहीं पता होगा, तो RFO का बेसिकली मीनिंग होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये उसकी फुल फॉर्म है। इसका बेसिक वैसे मीनिंग होता है कि कितनी कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उनमें कितना सेल से आपका पैसा आया, तो वो चीज़ इसके अंदर मेन रहता है। अब इसके अंदर कंपनी के पास RFO के अलावा अदर इनकम का भी सोर्स रहता है। तो अगर आप ये भी कह सकते हैं कि आपका टोटल कंपनी के पास जितना कैश फ्लो या जितना रेवेन्यू आ रहा है उसके अंदर से अगर आप अदर इनकम हटा देते हैं, अदर इनकम जैसे कि आपका किसी कंपनी के पास ऐड सर्विसेज हो सकती है, जैसे नायका की वेबसाइट के ऊपर जो भी कंपनीज अपना ऐड लिस्ट करवाती हैं, तो उस वो कंपनी का मेन काम नहीं है, हालांकि उससे भी कंपनी को एक अच्छा खासा रेवेन्यू आ जाता होगा। तो वो चीज़ अगर आप हटा देते हैं, ऐसी चीज़ें जो कंपनी का मेन काम नहीं है बट हाँ कंपनी करती है, तो वो आपको फिर ये आपका RFO मिल जाएगा। तो वो चीज़ हो यहाँ पर। ओयो में ओयो में कट IPO साइज वैल्यूएशन, तो ये आपको वैल्यू पूरा यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा शायद, तो यहाँ पर वैल्यूएशन होना चाहिए पूरा, वो चीज़ सॉरी फॉर दैट। अब उसके अलावा क्या है कि यहाँ पर ओयो का जो IPO आने वाला था, पहले बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्पेकुलेशंस चल रहे थे कि आपका 1 बिलियन से ऊपर का IPO आएगा या ये सब चीज़ें हैं। तो पर अब ऐसा नहीं है कि अब मच लोअर देन 1 बिलियन का IPO आपका एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर इसके दो रीज़न दिए गए कि आपका ड्यू टू एडवर्स सेकेंडरी मार्केट कंडीशंस। तो अब सभी को पता है निफ्टी और सेंसेक्स आपके दोनों लगभग 1% 1.5% से डेली बेसिस पे फॉल ही कर रहे हैं। तो वो चीज़ हुई यहाँ पर, जिसकी वजह से ये अपना IPO भी पोस्टपोन करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और एक्चुअली इनका IPO ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है। Jan-Feb 2022 में कई सारी ऐसी न्यूज़ थी कि आ जाएगा, तो वो चीज़ यहाँ पर पोस्टपोन हो गई है। और अदानी विल्मर का अगर आपको IPO पता हो, तो इतना अच्छा IPO होने के बावजूद भी, जो कि आपके फर्स्ट ट्रेडिंग डे पे ही बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, तो उसके बावजूद भी उसकी लिस्टिंग में गड़बड़ हो गई, यानी लिस्टिंग के अंदर वो नेगेटिव डिस्काउंट पर जाके लिस्ट हुआ। तो वो चीज़ें हैं, इसकी वजह से ये अपना पोस्टपोन कर रहे हैं। ये हुआ यहाँ पर। अदानी अगर आप देखेंगे तो एक ही दिन के अंदर 383 पर पहुँच गया 265 समथिंग पर, तो वो चीज़ हुई यहाँ पर। उसके अलावा मैं अगर आपको अभी के लिए बताऊँ तो अभी ऑल्सो क्रैश इन स्टॉक प्राइसेस ऑफ स्टार्टअप्स। तो ओयो को क्योंकि आपके नायका, पेटीएम, जोमेटो इन वाले ग्रुप के अंदर ही देखा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये भी एक स्टार्टअप है और बडिंग स्टार्टअप है, टेक स्टार्टअप है, सब चीज़ें हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर इसके अंदर भी क्रैश आ सकता है। जैसे पैटर्न्स बनते हैं आपके सिमिलर टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो सिमिलर स्टार्टअप्स के अंदर भी ऐसे पैटर्न्स यहाँ पर बन सकते हैं। तो उस वजह से ये अवॉइड कर रहे हैं। बाकी पहले ये सोच रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 बिलियन से ज़्यादा रेस करने का, बट अब ऐसा नहीं है। अब वो 1 बिलियन से ऑब्वियसली बात है कम ही रेस करने का सोचेंगे। अब यहाँ पर रीफाइल DRHP विद सेबी, क्योंकि अब इतने सारे चेंजेस हो गए, तो उसकी वजह से हो सकता है कि अपना ये नया ही एक पूरा DRHP दैट इज़ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस उसको फाइल करेंगे सेबी के साथ। अगर आपको ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में नहीं पता तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ ले लेता हूँ इसके लिए। तो ये क्या होता है कि ये एक डॉक्यूमेंट होता है, अगर किसी कंपनी को अपना IPO लेके आना है तो ये आपको सेबी से अप्रूव करवाना पड़ता है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है। इसके अंदर आपका क्या कितना IPO के अंदर रेज हो रहा है, कैसे कैसे पूरी IPO की टर्म्स हैं, वो सब कुछ लिखा होता है। पिछले 3 साल के फाइनेंशियल्स होते हैं कि आपका कितना रेवेन्यू रहा, बैलेंस शीट पूरे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स पिछले 3 साल के रहते हैं कंपनी के। और उसके अलावा कंपनी के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, उसके अलावा कंपनी कहाँ पे ये IPO का पैसा डालेगी, कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी या कहाँ पे यूटिलाइज़ करेगी, कैसे करेगी, तो वो सब भी लिखा होता है। और कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो वो सब चीज़ें आपके DRHP के अंदर मेन रहती हैं, जो कि आपको सेबी से अप्रूव कराना पड़ता है। तो वो चीज़ यहाँ पर हो सकता है कि फिर से फाइल करें। आगे चलेंगे तो एक्सप्रेस बीज इन यूनिकॉर्न क्लब विथ 300 मिलियन फंड मॉप अप। तो बेसिकली है क्या यहाँ पर, बहुत ही इजी भाषा में आपका एक्सप्रेस बीज पहले क्या है वो समझते हैं।
तो ये आपका एक लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर है। लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर क्योंकि इतना ज़्यादा कोई रेलेवेंट नहीं है समझना, तो आप इसको बेसिकली डिलीवरी प्लेटफॉर्म या फिर ट्रांसपोर्ट सर्विस कह सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अपना सीरीज़ एफ का फंडिंग राउंड रेज़ किया है। इसके अंदर इन्होंने 300 मिलियन फंडिंग रेज़ की है। तो ये यहाँ पे मेन न्यूज़ है। इसके अंदर जो आपके इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने उनको बेसिकली इन्वेस्टमेंट किया उसके अंदर, तो वो आपके मैंने मेंशन किए हुए हैं। जैसे आपका पीई फंड है, जैसे पीई फंड्स तो बेसिकली क्राइटेरिया है, या आप कह सकते हैं कि ब्रॉडर टर्म है। इसके अंदर आपके ब्लैकस्टोन ग्रोथ, टीपीजी ग्रोथ, क्रिस कैपिटल, ये 3 मेन है जो इसके अंदर आते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर। अब सीरीज़ एफ का राउंड बेसिकली वही होता है कि आपके सीड कैपिटल के बाद इन्होंने 6th टाइम फंडिंग रेज़ की है। तो वो चीज़ हुई यहाँ पर। अब इसके अंदर यूज़ इसका क्या है, तो यूज़ इन्होंने बताया कि सिंस वो एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है तो अपने वेयर हाउसिंग के अंदर और अपने बिजनेस इसके ऊपर खर्च करेंगे वो पैसे को। तो वो चीज़ हुई यहाँ पर। हालांकि इस पूरे पैसे के बाद जब इनको फंडिंग मिली 300 मिलियन की, तो इनकी वैल्यूएशन ऑफ 1.2 बिलियन के आसपास चली गई है, जिसको आप कह सकते हैं कि यूनिकॉर्न क्लब के अंदर भी आ गए हैं, जैसा हेडलाइन के अंदर लिखा था। तो यूनिकॉर्न क्लब का अगर आपको नहीं पता, तो इसका मीनिंग होता है कोई भी बिजनेस जब 1 बिलियन के वैल्यूएशन को क्रॉस कर लेता है तब उसको यूनिकॉर्न का टाइटल मिल जाता है। तो वो चीज़ें यहाँ पर काफ़ी सारे स्टार्टअप्स का मेन गोल होता है कि अपना यूनिकॉर्न कम से कम वो अचीव कर पाए। तो वो चीज़ें यहाँ पर। अब आए हो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी कुछ भी डिस्कस करना है तो वो भी कर सकते हैं। बाकी दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।